हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात हम लोग किए थे। हम लोगों ने उसमें मेनली 3 बात पे जोड़ दिया था, 3 या 4 बातें मेनली थी। ये कहा था किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, और इन तीनों बातों को हमने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कॉमन बताया था। आगे चल के दोनों को डिफरेंस करने के लिए आपने 4th पॉइंट कहा था, और वो पॉइंट था आपका हकेल्स लॉ, जिसमें कहा गया था किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होना चाहिए, और किसी कंपाउंड के एंटी एरोमेटिक होने के लिए नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने कल पढ़ा था, और हमने तमाम एग्जांपल्स हमने वहां पर देखे थे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब आगे हमने उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल जोड़े थे जिसमें जो देखने से लग रहा था कि वो एरोमेटिक नहीं है, फिर भी वो एरोमेटिक थे। उन्हीं में से 2 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ ऊपर लिखे हुए, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 2 स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसी हैं जो देखने में लग रहा है कि एरोमेटिक नहीं है, फिर भी एरोमेटिक हैं। ये आप बात ध्यान रखिए। उसके लिए हमने बताया था आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने बताया था, हमने एग्जाम्पल सहित आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। हमने कहा था कि अगर आपको सेलेक्ट होने में, आपका करियर बहुत अच्छा बनाने में कोई चीज अगर रोक रही है, तो अगर वो चीज आपके पास अगर है तो आप उसे हटा देंगे, और अगर वो चीज नहीं है, कोई चीज आपको सफल होने के लिए, तो आप उसको अपने अंदर लाएंगे। यही बात एरोमेटिक के लिए होता है। आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है। तो एक बात मेरी फिर दोबारा सुन लीजिए कि अगर किसी बांड के टूटने से कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो बांड टूट जाएगा, और अगर किसी बांड के बनने से कंपाउंड एरोमेटिक होती है तो वो बांड आपका बन जाएगा। ये बात आप याद रखिए। मैंने फिर रिपीट में कर दे रहा हूं कि अगर किसी बांड के टूटने से कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो बांड आपका टूट जाएगा, और अगर किसी बांड के बनने से अगर कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो बांड आपका बन जाएगा। इसी रूल को बेस में रख करके आप इन दोनों स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। अब देखिए, एक बात आपको साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है, ये चीज यहाँ पर कि प्रेजेंट टाइम में आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर आपको एरोमेटिक नहीं दिख रही है, लेकिन अगर एक छोटा सा चेंज अगर हो जाए तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। और वो छोटा सा चेंज ये है कि आपका जो पाई बांड दिख रहा है डबल बांड का, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग के कार्बन पर ऐसे यहां से यहीं पर वो ट्रांसफर हो जाए, यहाँ पे इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो जाए। और अगर मैं इस ट्रांसफर का अगर मैं इफेक्ट आपको दिखा दूं तो आपको साफ साफ ये फिगर बनती दिख रही है। दीजिए आप लोग, ये फिगर में कलर बदल रहा हूं, ये फिगर अब आपको दिखेगी, और इस फिगर को देख के आप जो डिसीजन लेना है लीजिए। ये फिगर आपकी अभी हो गई, यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, ये बांड यहाँ पर आपका प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर बांड डबल हो गया। और अब स्ट्रक्चर को देख के देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी ये रिंग भी जो है एरोमेटिक है, और ये भी आपकी एरोमेटिक है, यानी कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान देना, आपके एग्जाम का पूछा क्या क्वेश्चन में लिया है। तो इस तरह साफ साफ देखने से लग रहा है कि ये यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है, लेकिन अगर मैं इस बांड को तोड़ देता हूं, इस बांड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता हूं, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। तो वही मैंने कहा कि अगर किसी बांड को के टूट जाने से अगर स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाती है, बांड को तोड़ दीजिए, वही हमने किया है। यानी इसको देख के आप क्या कहेंगे, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ध्यान देना इस बात का, बहुत स्पेशल केस है। अब जरा इस पर आप आ जाइए। इसको देखने से साफ साफ लग रहा है कि स्ट्रक्चर आपकी जो है एरोमेटिक नहीं है, ऐसा देखने में लग रहा है। लेकिन यहाँ भी देखिए, एक छोटा सा अगर चेंज अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाएगी। और वो क्या, देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन पोलर बांड में होते हैं जनरली उन्हीं का ट्रांसफर होता भी है। आप जानते हैं हाईली पोलर आपका बांड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखिए अब इसमें बदल जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर आपकी है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आप इस यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये आपका बांड सिंगल हो गया, वो आपका माइनस हो गया, और इसके बाद से आप देखते हैं यहाँ पे डबल बांड हो गया, ये डबल बांड है और ये डबल बांड है।
साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर कैसी हो गई, एरोमेटिक हो गई। यानी कि अगर इस बांड के टूटने से अगर स्ट्रक्चर हमारी एरोमेटिक होती है तो हम इसको एरोमेटिक कहेंगे, ये स्ट्रक्चर भी क्या है, हमारी एरोमेटिक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आप एरोमेटिसिटी के लिए देखेंगे। एक और स्ट्रक्चर जो होती है, एक और चीज जो होती है, उसको भी एरोमेटिसिटी में बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो स्ट्रक्चर मान लीजिए, सपोज करिए कि मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, जरा इस ध्यान दीजिए आप लोग। ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, इसको जरा सा ध्यान से आप लोग देखिए। ये स्ट्रक्चर है और हमने अब तक जो रूल लगाए हैं, हमने अब तक जो रूल आपको बताए हैं, उसमें ही कहा गया था कि कंपाउंड अगर हमारा साइक्लिक होगा, कंपाउंड अगर हमारा प्लेनर होगा, अगर उसके हर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और साथ में अगर वहां पे कंप्लीट 360 डिग्री का अगर कंजुगेशन या रेजोनेंस होगा, तो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और अब साफ साफ देख रहे हैं सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। और आप, मैंने एक ट्रिक भी बताया था जो हकेल लॉ के लिए यूज किया जा रहा था कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर अगर ऑड में आता है तो स्ट्रक्चर होती है एरोमेटिक, और अगर इवन में आता है तो स्ट्रक्चर हो जाती है एंटी एरोमेटिक। तो सब कुछ यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, बस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आप काउंट कर लीजिए, कितना है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 4 आ रहा है, इसलिए 4 आप जानते हैं कि सब लोग की ये इवन नंबर होता है, यानी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन है नहीं। ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, बल्कि है क्या, ये है नॉन एरोमेटिक। ये स्ट्रक्चर होती है नॉन एरोमेटिक। तो इस तरह से सारी क्राइटेरिया क्वालिफाई करने के बाद भी ये स्ट्रक्चर ना तो एरोमेटिक हुई और ना एंटी एरोमेटिक हुई। इसका रीजन क्या है, तो असल में बात क्या है, देखिए ये आपको साफ साफ एक रिंग दिखाई दे रही है, और इस रिंग में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इस रिंग में ध्यान यहाँ पर है मोनोसाइक्लिक, एक ही रिंग है, एक ही साइक्लिक रिंग है। और एक और नई बात इसमें क्या दिख रही है आपको कि यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कंप्लीट 360 डिग्री आपको दिखाई पड़ रहा है डबल और सिंगल बॉन्ड का। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये इस मोनोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर को which contains alternate double and single bond, इसी को एन्युलीन कहा जाता है। ध्यान दीजिए ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एन्युलीन है। तो थोड़ा सा एन्युलीन के बारे में आपको मैं बताने चल रहा हूं। एन्युलीन क्या होते हैं, तो ये होते हैं क्या, मोनोसाइक्लिक, ध्यान दो, मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। मैं अगर इसको लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। यही बात एनुलिन के बारे में आप याद रखिए। इसमें दो बात जरूर ध्यान देने की है कि आपका बस मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, बस एक ही साइकिल, एक ही रिंग होनी चाहिए, दो रिंग नहीं, सिर्फ एक रिंग होनी चाहिए। और फिर क्या है कि वहां पे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और बस डबल और सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। कोई प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जितना मैंने कहा बस उतना ही होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एक ही वहां पे रिंग होनी चाहिए, और खाली रिंग नहीं, वहां पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले वो अल्टरनेट में होने चाहिए, और वो बात आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसको हम कहते हैं एनुलीन। ठीक, अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लिए जाते हैं, और अगर हम लोग गिनना चाहें तो कितने कार्बन है यहाँ से गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन के है ना, इसके लिए इसको हम लोग 8 एनुलीन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 8 एनुलीन। ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है क्या है, ये है 8 एनुलीन, ये 8 एनुलीन है। और इसका एक बड़ा फेमस नाम देखिए, साइक्लिक भी है, 8 कार्बन की है,
और आप देख रहे हैं कि 4 इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसीलिए इसको साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन भी कहते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। तो मैं इसका जरा एक और नाम लिख दूं, इसका एक और बड़ा पॉपुलर नाम क्या है, तो वो नाम है इसका, इस स्ट्रक्चर का, वो है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। इसको हम लोग कॉट बोलते हैं शॉर्ट में, COT, कॉट। और इसका फुल फॉर्म क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ये है कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। इतना फेमस क्यों है, क्योंकि एरोमेटिसिटी अगर मैं रूल लगाता हूं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन होती कैसे, नॉन एरोमेटिक होती है। और नॉन एरोमेटिक क्यों होती है, तो अभी मैं इसके वर्ड खाली सुना दे रहा हूं। असल में क्या होता है इसका, कि इसमें इसकी जो वास्तव में रियल शेप जो होती है वो ऐसे, यानी कि टब शेप हो जाती है। और आप जानते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर मॉलिक्यूल की शेप स्टडी की जाती है, तो असल में इसकी शेप ये हो जाती है, इसको हम कहते हैं टब शेप। ये इसका टब शेप होता है, और ये जो टब शेप है ये हो जाता है नॉन प्लेनर, ध्यान देना, ये हो जाता है नॉन प्लेनर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इस स्ट्रक्चर को आपको, इसकी इंफॉर्मेशन को याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास तो सिंपली रूल्स हैं, हमारे पास कोई ना तो लैब है ना कोई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी है। तो आप जानते हैं अपना सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल है, तो हर बात को केमिस्ट्री वाले जो साइंटिस्ट हैं उसको रिसर्च करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उसकी फाइंडिंग्स को पाते हैं। तो उसमें से कुछ बातें थ्योरी से मैच कर जाती हैं और कुछ बातें एक्सेप्शनल होती हैं। तो याद रखिए, इसको आपको देख के तो तुरंत लगेगा कि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन एंटी एरोमेटिक ये नहीं है, कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। और क्यों ऐसा है, तो देखने से हम नहीं बता पा रहे हैं, इसकी साइंटिफिक स्टडी की गई है और पाया गया है कि जो शेप होती है ये ऐसे टब शेप होती है, और ऐसा होने से नॉन प्लेनर हो जाती है। और आप जानते हैं जो कंपाउंड नॉन प्लेनर होता है वो कंपाउंड ना तो आपका एरोमेटिक हो सकता है और ना ही वो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो सकता है। इसलिए ये आपका जो कॉट है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है, या जिसको हम 8 एनुलिन कह रहे हैं, कैसी होती है, नॉन एरोमेटिक होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। बड़ा फेमस एग्जांपल याद रखिएगा। तो थोड़ा एनुलिन का मैं एक आध और फिगर आपको दिखाता हूं फटाफट, ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा एनुलिन की और बात हम कर लें, इसको भी आप यहां देखिए, ये स्ट्रक्चर, देखिए ये भी एक ही साइकिल है, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे लगा दीजिए। तो मान लीजिए हमने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल, फिर यहां पर डबल। ये देखिए ये भी एक एनुलिन बन गई। अब इसमें नंबर आप कार्बन गिन लीजिए, मान लो मैं यहां से गिन लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड यहां पर क्या हो गया आपका 15। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी 15 एनुलिन। तो इस तरह से आप इसको यहां पर 15, कितना जो जोड़ने में गड़बड़ी हो गई क्या हमसे, गिन लो तो, अच्छा 16, सॉरी 16, वेरी गुड, 16 हो गया भाई, 16 एनुलिन। तो अच्छा बताओ, अगर मैं ये बनाऊं, ये बड़ी सिंपल, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, ये बताओ ये एनुलिन है कि नहीं, एनुलिन है ना। देखिए मोनोसाइक्लिक है और अल्टरनेट आपका डबल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी एनुलिन ये भी है। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा 4 एनुलिन है, ये 4 एनुलिन हो गया। ऐसे मान लो मैं बेंजीन रिंग बना देता हूं, तो बताओ बेंजीन रिंग भी एनुलिन है कि नहीं, जल्दी बोलो, है ना, ये भी एनुलिन है, एक ही साइकिल दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हैं अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड भी लगे हुए हैं, यानी ये भी आपका एनुलिन है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 6 एनुलिन, इस तरह से। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे बना देता हूं, ऊपर मान लो कुछ जोड़ लेते रिंग, अगर मान लो छोटा फिगर जगह नहीं है, मैं ऐसे जोड़ लेता हूं, ऐसे कर लूं अगर,
और यहां पर अगर मैं दिखा दूं इस तरह से, तो क्या आपको लगता है कि ये एनुलिन है जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है? ये एनुलिन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 1 2 3 रिंग दिखाई दे रहे हैं, और हम लोग डिफिनेशन क्या लिखे हैं? मोनोसाइक्लिक, यानी चाहे वो छोटी सी 4 कार्बन की हो, चाहे वो 6 कार्बन की हो, चाहे वो 16 कार्बन की हो, चाहे वो 8 कार्बन की हो, चाहे कितने भी कार्बन की हो, साइकिल तो है उसमें एक ही होना चाहिए। ध्यान दीजिए, साइकिल तो उसमें बस एक होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। तो इस तरह से एनुलिन आप हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। और याद रखिए एनुलिन तीनों तरह के होते हैं, मतलब कि देखिए आप जानते हैं, रूल लगा के देखो, ये प्लेनर होती है, इसलिए कैसी हो जाएगी आप जानते हैं, रूल लगा लीजिएगा अपना, हम पढ़ भी चुके हैं। एक ऐसी होती है, ये एंटी एरोमेटिक होती है, सब लोग पता है कि ये तो एरोमेटिक है, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट यही है, एरोमेटिक है, ठीक। और अभी आपने देखा है कैसी है, एंटी नॉन एरोमेटिक है। इसका मतलब एनुलिन जो होते हैं अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक सब हो सकती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा काम आप करेंगे कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे भी देंगे, कुछ मैटर और दे देंगे। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ का रूल आपका लग जा रहा है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर आपका रूल नहीं लग पा रहा है, यहाँ भी आपका रूल यहाँ पे नहीं लग पाएगा, तो जो बड़ी स्ट्रक्चर हो जाती है असल में वहां पे प्लेनेटरी डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। और प्लेनेटरी डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम हम लोग ब्लैक बोर्ड पे नहीं जान सकते, उसके लिए आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत होती है। तो साइंटिस्ट उसको डिसाइड करते हैं और डिसाइड करके बताते हैं कि ये प्लेनर है कि नहीं। अगर प्लेनर रह गई तो आप जानते हैं कि एरोमेटिक रहती है अथवा एंटी एरोमेटिक रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर प्लेनेरिटी उसकी स्टार्ट हो गई तो क्या हो जाता है आप जानते हैं कि वहां पे वो नॉन एरोमेटिक हो जाती है। तो हमारा ख्याल है कि अब आपको एनुलिन्स में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कम से कम एनुलिन क्या होती हैं ये आपको बताने अच्छी तरह आ गया होगा। बस एक लाइन की डिफिनेशन है, मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having alternate arrangement of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कई एग्जांपल्स हो गए और हमने बता दिया कि प्लेनेरिटी के बेसिस पर वो आपके एनुलिन्स जो हैं वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकती हैं। हमारे केस में कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल स्ट्रक्चर हम रूल से निकाल लेते हैं और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मैंने बताया रूल से काम बन नहीं पाता है, उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होता है, इसलिए उसको हमको लर्न कर लेना पड़ता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको लर्न कर लेंगे और भी एग्जाम्पल आपको हम बता देंगे। तो आगे बढ़ा जाए भाई, एनुलिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये वाला फेमस याद रखना, ये बड़ा पूछा गया है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये कैसा है, इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन याद रखना इसमें बदल के क्वेश्चन पूछा गया। इसे नीट में ही क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक लुकिंग स्ट्रक्चर वायोलेट्स द हकेल्स लॉ। यहाँ पर हकेल लॉ का वायोलेशन भी दिखता है, मतलब हकेल लॉ कह रहा है कि तुमको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए जबकि ये नहीं होती। तो नीट वाले इसी को ऐसे बदल के पता पूछे हैं और आप लोगों में तो स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछी गई है। नीट मतलब सॉरी आईटी वालों में, आप लोगों में तो सभी लोग हैं। तो इस तरह से ये एनुलिन्स हमारा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए तो इसी के साथ मैं ये मान ले रहा हूं कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढेर सारी, इसके सारे रूल्स, सारी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हमने सब बता दिया था। और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का भी हमने आपको सफिशिएंट और हर रूल पर बेस्ड हमने एग्जांपल करा दिया है। आप इसको और ट्राई करिएगा, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो एक आध क्लास हम नोट्स पर रख लेंगे। आज हम एक और नई चीज आगे बढ़ाने चल रहे हैं। आपको बोर्ड पे स्ट्रक्चर बनी दिखाई दे रही है, ये देखिए अभी हमने इसको टेस्ट नहीं किया है। ये स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ पर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कंप्लीट रेजोनेंस ही नहीं है। तो एक दूसरा टॉपिक है और उसी टॉपिक को हम लोग शुरू करने चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो हमारा ख्याल है कि आप लोगों को पहले की बातें क्लियर हो गई होंगी, प्रैक्टिस आप और करेंगे और हम इस नए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक आपका नया है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मैं इसको लिख रहा हूं बोर्ड पर और एनुलिन अपना खुद बना लेना अपने मन से। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए भाई, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन।
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, DOU शार्ट में कहा जाता है DOU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। और इसी का एक और भी नाम है, इसी को हम लोग IHD भी कहते हैं, IHD। और इसका मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पर। इसका फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये हो गया आपका IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब देखिए जैसा मैं छोटा सा इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान दो इस बात का। मैं यहां पे देखो लिख रहा हूं, यहां पर मान लो हमने लिख दिया यहां पे CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया। और इसमें क्या करना है कि आप जानते हैं अगर इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेचुरेटेड। तो प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं सिंपली एक एल्कीन है और ये कैसी है, ये है अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ये है अनसेचुरेटेड कंपाउंड। और इसमें अगर मैं रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर जोड़ देता हूं तो आप जानते हैं बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा आपका सेचुरेटेड कंपाउंड में, यानी ये कंपाउंड आपका हो गया सेचुरेटेड। बस इसी पे फोकस करो। ये कंपाउंड हमारा है अनसेचुरेटेड, हमको चाहिए सेचुरेटेड कंपाउंड। तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे, यहां पे हमने खाली एक मॉलिक्यूल लिया है, डेफिनेशन में आपका 1 मोल बोलना पड़ेगा। चलो मैं यहां पे 1 मोल लिख दे रहा हूं, 1 मोल, ठीक। तो 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड को 1 मोल सेचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए, मेरी बात फिर दोबारा सुनिए, 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड को 1 मोल सेचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए जितने मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है उसी हाइड्रोजन के मोल की संख्या को ही हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहते हैं। तो इनफैक्ट ये हुआ क्या, ये सिंपली क्या है, थर्मिक लाइन पे क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये DOU सिंपली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। और आगे बता दो किस लिए है, तो आप कहेंगे कि टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड इनटू 1 मोल ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड। अब इन्हीं बात को एक साथ जोड़ दीजिए तो आप क्या बताएंगे कि DOU सिंपली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड इनटू सेचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हमारा ख्याल है कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि ये क्या चीज है। तो सिंपली आप जानते हैं जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, उसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपके बदल जाते हैं सिंगल बॉन्ड में। ये सब प्रक्रिया आप जानते हैं। तो सिंपली एक लाइन की बात हमने कहा, सिंपली क्या है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड इनटू 1 मोल ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड। तो हमारे केस में किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात और है, थोड़ा सा मैं इस पे अगर बात करूं तो आप जानते हैं कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो सेचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है। यानी जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें सर्टेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होती है देन सेचुरेटेड कंपाउंड। और उसी डिफिशियंसी को अगर आप हाइड्रोजन दे के पूरा कर देंगे तो आपका जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है बदल जाता है सेचुरेटेड कंपाउंड में। यानी एक तरह से ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उसमें कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है या कमी है। और इसीलिए इसको हम एक और नाम देते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इस बात का इंडेक्स है, इंडिकेटर है, सूचक है कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन की कमी किस लेवल की है। तो इस तरह से आप इन दोनों बातों को हमारा ख्याल है ढंग से समझ गए होंगे। और अब मैंने बहुत धीरे धीरे डेफिनेशन बोली है तो आपने उम्मीद है कि आप लोग लिख भी लिए होंगे। आगे चलकर हम इस वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं, आप जानते हैं, तो आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पे जाकर हमारे आप इसको ढंग से दोबारा देख भी सकते हैं। अब देखिए जरा सा, डिफिनेशन तो हमारी हो गई, अब इसको निकालना है क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं। मान लो कभी हो सकता है नीट वाले में पूछ भी लिया जाए, लेकिन यहां तो सिंपली स्ट्रक्चर देके पूछेगा
कि यहाँ पे IHD या DOU की वैल्यू कितनी है। तो DOU की वैल्यू निकालने के लिए कुछ यहाँ पे फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले में लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए और इसका यूज करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके लिए क्या होता है, ए DOU, ध्यान दीजिए, अगर रिंग दी गई है, रिंग, तो नंबर ऑफ रिंग को गिन लीजिएगा और उसी में क्या करेंगे, पाई बांड को जोड़ दिया जाता है। तो अगर रिंग दिया गया है तो इसको इक्वल टू क्या होता है, DOU इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बांड्स। ये आपका हो गया फार्मूला उस केस के लिए जहां पर रिंग दी गई हो। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये रिंग लिखी हुई है, अब कोई पूछे बताओ इसमें DOU कितना है, तो सिंपली आप रिंग गिन लीजिए भाई। तो रिंग आपका 1 और 1 2, मान लो इसको मैं रिंग नंबर मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, इसको मैंने सेकंड लिख दिया, तो 2 तो हमारे पास रिंग हो गई। अब इसमें पाई बांड जोड़ लीजिए। पाई बांड कितने में, मैं यहां से गिनना शुरू करता हूं, देखो 1 और उसके बाद से फिर यहां पर है 2, फिर यहां पर आपका है 3 और फिर यहां पर है 4। देख लो सही है ना भाई, 4 पाई बांड। तो नंबर ऑफ रिंग आपका हो गया 2 और नंबर ऑफ पाई बांड आपके हो गए 4। तो इस केस के लिए अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर लिखना चाहें तो इस केस के लिए हम बहुत साफ साफ लिख सकते हैं कि DOU इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिंग्स हमारा हो गया 2 और प्लस नंबर ऑफ पाई बांड हमारे पास हो गए 4, इनके कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर रिंग दी गई है तो सिंपली हम इस फार्मूले का यूज करके और हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता लेंगे। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रिंग्स हैं, रिंग सिस्टम यहाँ पर भी है और अगर आप ढंग से देखो तो आपको यहाँ पर 3 रिंग दिखाई पड़ रही है। एक आपकी रिंग नंबर फर्स्ट यहां पर हो गई, रिंग नंबर सेकंड देखिए यहां पर हो गई, और ये भी देखो एक रिंग दिखाई पड़ रही है, तो रिंग नंबर 3 हो गई। एंड नंबर ऑफ रिंग कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। अब बचा क्या, पाई बांड। तो पाई बांड गिन लीजिए भाई कि एक आपका पाई बांड यहां दिख रहा है, एक पाई बांड आपका यहां दिख रहा है और एक पाई बांड हमको यहां दिख रहा है और तो कहीं दिख नहीं रहा है, 3 ही है। तो इस तरह से नंबर ऑफ रिंग हमारे पास 1 2 3 हो गई और नंबर ऑफ पाई बांड भी हमारे पास 1 + 1 + 1 3 हुआ। तो यहां पर इस कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का हो जाएगा नंबर ऑफ रिंग 1 2 3 और नंबर ऑफ पाई बांड भी 1 2 3। तो इस तरह से यहां पर भी हमारा आंसर 6 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे और इसका तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम किसी को होगा ही नहीं, यहां कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। अच्छा हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए, जो बाइवेलेंट एटम्स होते हैं उनको बदल देने से भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे ओ की जगह पे अगर यस भी लिखता हूं तब भी कोई यहाँ पर असर पड़ने वाला है नहीं। यानी आप एक लाइन याद रखिए कि बाइवेलेंट एटम्स को बदल देने से, उनकी संख्या बढ़ा देने से, घटा देने से, उनको रिप्लेस कर देने से भी DOU पर कोई असर पड़ता नहीं है। तो इस तरह से हमने किया, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। और जरा फट से इसका हमको आप लोग आंसर खुद बताइए, इसका आंसर हमको जल्दी से बताइए कि इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जल्दी ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। 3 + 2 यानी 5। चलो भाई हम लोग पहले क्या करते हैं, रिंग गिन लेते हैं। रिंग आपके पास है रिंग नंबर फर्स्ट, ये रिंग नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए रिंग नहीं है, इनकम्प्लीट, और ये भी रिंग नहीं है, ये दोनों रिंग बनते बनते रह गई हैं, ये दोनों रिंग नहीं है। तो हमारा नंबर ऑफ रिंग कितना हो गया, 2 और प्लस नंबर ऑफ पाई बांड दिखाई दे रहा है साफ साफ, एक पाई बांड आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक पाई बांड ये दिख रहा है, एक पाई बांड ये दिख रहा है, 2 पाई बांड यहां दिख रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिंग हमारे पास हो गया 2 और नंबर ऑफ पाई बांड दिख रहे हैं कितना, 1 2 3 4 5। तो 2 + 5 हमारा 7। क्यों भाई, कैसे गलत कर दिए, कैसे गलत कर रहे हो, ठीक है ना, 7। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिंग में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आसानी से बता सकते हैं। इस फार्मूले से हमने आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल भी करवा दिए। ठीक, अब मान लो कि हमको रिंग नहीं दी गई, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दी गया है, और अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो तो फिर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे बताएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले में ना तो हमको रिंग दिखेगी और ना ही वहां पर हमको पाई बांड दिखेंगे। तो उसके लिए
एक एक फार्मूले का और यूज किया जाता है, और वो फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो, ध्यान दीजिए, जब जैसे सब दिया गया, देखो मैंने यहां लिखा है, एक आपका मॉलिक्यूल ये दिखाई पड़ रहा है, दूसरा हमने देखिए ये ले लिया है, तीसरा हमने ये ले लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि रिंग कितनी है और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो ऐसे केस के लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, ये होता है, मेरे ख्याल ध्यान दीजिए, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 प्लस n माइनस एक्स माइनस एच अपॉन 2। ये होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे सारे नोटेशन बिल्कुल क्लियर हैं। C मतलब होता है कार्बन, N मतलब होता है नाइट्रोजन, X मतलब सबको पता है कि हेलोजन में, याद रखिए सबको पता है कि X क्या होता है, हेलोजन होता है, और H तो सबको पता ही है, हाइड्रोजन होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम ऐसी केसेस में जहां पर हमको रिंग ना दी गई हो बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो, वहां पर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। और मैं फट से इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा भी रहा हूं, इसको बाकी दो आप लोग सॉल्व करेंगे। चलो फट से गिनते हैं हम लोग। देखो भाई, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H5N। हमको C5H5N में गिनना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। तो बस फार्मूला हमारे पास ही है, देखिए क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, साफ साफ C5 लिखा हुआ है तो हमारा हो गया 5, अब प्लस 2 फार्मूले में ही है, प्लस n कितना है, एक दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, तो प्लस हमारा n हो गया यहाँ पर 1, माइनस, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई हेलोजन है नहीं तो माइनस हमारा हो गया 0, और माइनस फिर h भी करना है, h कितना है 5 है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारा हो गया 5 और अपॉन 2, बस हो गया काम। अब बाकी काम तो प्राइमरी क्लास का, क्लास 2 की मैथ है, सबको पता ही है। तो हो जाएगा 10 प्लस 2 12 ना, 12 और प्लस 1 13 और माइनस 5 कितना हुआ, 13 माइनस 5 8 और अपॉन 2 यानी कि 4 हो जाएगा। देख लो भाई, सही है ना कैलकुलेशन? कैलकुलेशन गलत होगा कोई बात नहीं, तुम लोगों को आता है ना, हमको आना है, ठीक। तो इस तरह से 4 हो जाएगा, और हमारा ख्याल है कि अब इसमें सबका आप बता सकेंगे। तो चलो जरा सा फट से इसका आप लोग बता दो, C5H5Br का, C5H5Br का DOU जल्दी से बताइए आप लोग 1 मिनट के अंदर। थ्री हो रहा है, देखो भाई इनका आंसर 3 आ रहा है, चेक कर लो आप लोग, तो चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, 2 और इनटू नंबर ऑफ कार्बन हमारा हो गया 5 प्लस हमारा हो गया 2 प्लस नंबर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन यहां पर है नहीं, छोड़ते हैं उसको, माइनस हेलोजन कितना है हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन यहां पर कितना है 5 है ना, तो यहां पर माइनस 5 अपॉन 2, इसी को आपने सॉल्व किया होगा। क्यों भाई 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ख्याल है कि आप लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है ढंग से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर दोबारा बोल दूं कि ये क्या होता है, सिंपली किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के 1 मोल को सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए जितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत होती है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और हमने बताया था 2 तरह की केस मिलती है, एक में आपको रिंग मिलेगी और एक में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। अगर रिंग मिलेगी तो आप इसको इस तरीके से फार्मूले से निकाल लेंगे, हमने निकाल के एग्जांपल आपको दिखाया भी था। और अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलते हैं इस तरह वाले तो आप इस फार्मूले का यूज करके आसानी से निकाल लेंगे। हमारा ख्याल है कि किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे कोई गलती होगी नहीं। क्यों भाई, ठीक मैं सही बोल रहा हूं? क्या हम मान लें कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो अब थोड़ा सा मैं अपनी बात को जो बोल रहा हूं ढंग से सुनो। हमने आपको इस बीच जो टॉपिक्स पढ़ाए उनमें हमने बहुत टाइम लिया है और बहुत ढेर सारे डजन ऑफ एग्जाम्पल, पूरे बोर्ड हमने भर भर के लिखा था, याद करो। तो आपको मैंने ढेर सारी बातें बता दिया है।
रेजोनेंस क्या होता है थोड़ा सा 11th में भी आप लोग पढ़े थे। यहाँ तो हमने ढेर सारे बताया, तरह तरह के केसेस हम ढूंढ ढूंढ के ला के लिखे हैं। क्योंकि मेरे पास भी खूब टाइम था तो मैंने खूब ढूंढा है। आप लोगों के कई साल के पेपर हमने स्टडी कर डाले, सब पूछे गए क्वेश्चन सिंपल से लेकर सब हमने ढूंढ डाले हैं, और इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल कलेक्ट कर लिया हूँ। तो एक तरह से कोरोना एक तरह से हम लोग के लिए इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कराने का बड़ा अच्छा एक हम तो मानते हैं इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो इस तरह से हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको रेजोनेंस पे कराए थे, उसमें जितने क्वेश्चन पॉसिबल हमने सब करा दिए थे। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, हर पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा पढ़ा समझा होगा। और साथ में हमने डीओयू का भी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और इस तरह से अगर मैं इन तीनों को एक साथ अगर मैं ऐड कर दूं तो हमने अपने जीओसी का एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया। और इस टॉपिक का यूज करके आगे का पूरा जो अपनी जीओसी बचती है, आइसोमेरिज्म जो बचता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचती है, उसको हम बहुत आसानी से फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी कर पाएंगे। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कितना रिवाइज कर पाते हैं, कितना आप ग्रेस्प कर पाते हैं, कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं। और मान लो कभी अगर हम लोगों से मुलाकात होती है ऑफलाइन तो वहां पर और बातें हम लोग और कर लेंगे। उसके बाद से हम कोशिश करेंगे किसी माध्यम से आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाए। हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शन हैं, उन क्वेश्चन के कलेक्शन को हम आपको दे सकें। और मान लीजिए जब ऑफलाइन मिलेगा तो हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी बातें सुन लेंगे, आपके क्वेश्चन देख लेंगे। तो तब तक हम समझते हैं कि इस लिमिटेड टाइम में, इस लिमिटेड फैसिलिटी के साथ हम जो दे पाए हमने आपको, हम समझते हैं कि ये आपके लिए प्रेजेंट टाइम में सफिशिएंट होगा। आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करिए, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको भी आप प्रैक्टिस कराइए। देखो भाई, दूसरे का सहयोग करना, देखो हम लोग जो है थोड़ा इस बात आपको कर सकते हैं और करिएगा, करना चाहिए। वैसे तो फिजिकल लाइफ में कहा जाता है कि अगर किसी को हेल्प करेंगे तो हमारा कंपटीटर बनेगा, हमारे सक्सेस रेट को कम करेगा, रोकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर किसी को आप कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन तो आप जानते हैं आपको फायदा होने वाला है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड भी है। इसको आप देखिएगा। अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका बच जाता है, अब क्या वो बच जाता है आपका आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म हालांकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्कूल बोर्ड में और कंपटीशन में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम लोग ठीक है, हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड फैसिलिटी है। प्रेजेंट टाइम कोरोना में बड़ी चीजों की आप जानते हैं प्रॉब्लम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका भी आपका लेवल हम आपके IIT नीट तक जरूर पहुंचाएं। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी ये है और एडवाइस भी है कि आपको हमने हालांकि क्लास 11 में जो पढ़ाया था वो हमने स्कूल और बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ाया था, हमने वहां पर भी लेवल उठा के पढ़ाया था। तो आप उसको आप लोग रिवाइज करिए ढंग से, उसको ढंग से अगर आप रिवाइज करके अगर आप बैठेंगे यहाँ पर तो इसमें तो आपको बिल्कुल नया नया दिखाई देगा। आपको लगेगा कि नहीं 11th वाले में दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पर कोई मतलब पिछले टीचिंग में और यहाँ पे कुछ आपको सिमिलरिटी दिखे उखेगी नहीं, ना तो पुराने वाले एग्जाम्पल दिखेंगे, ना पुराने वाले केस दिखेंगी, ना पुराना लेवल, सब नया दिखाई पड़ेगा। अगर आप लोग ढंग से अगर देखो चीजों को तो कोरोना के पहले और आज के डॉक्टर RK तिवारी में बहुत अंतर आपको दिख रहा होगा, और वो आइसोमेरिज्म में भी दिखेगा। क्योंकि अब आप लोग भी तो बड़े हो गए हो, क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए। क्लास 11 जो कहा जाता है कि बस ये प्लेइंग ग्रुप है एक तरह से, आप लोग वहां पे कम सिंसियर होते हो, अब आप हाईली सिंसियर हो गए हो। तो इस तरह से अब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग अपने आइसोमेरिज्म टॉपिक को अपने IIT और नीट के लेवल से पढ़ेंगे। तब तक आप उसको रिवाइज करते रहिए और अपने को कोरोना से बचाइए, अपने घर वालों का, एक्सपर्ट का जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और पढ़ते रहिए। खुश रहिए। थैंक यू।